नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आरबीओ एक्ट क्या है, रेगुलेशंस ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस 1958। उसके बाद में बताऊंगा कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 क्या है, सूक्ष्म में बताऊंगा। और फिर फाइनली ये बताऊंगा कि किसी भी नगर के लिए महायोजना क्या है, जिसको मास्टर प्लान कहते हैं, और इस महायोजना का उस नगर के सुनियोजित विकास में क्या योगदान है, और जन सामान्य इस महायोजना से अपने शहर का विकास और सुंदर, भविष्य का निर्माण अपने शहर का और सुंदर कैसे कर सकते हैं, जन सामान्य का इसमें क्या भागीदारी है। दोस्तों, इसका हम व्यापक विश्लेषण करते हुए किंतु फिर भी सूक्ष्म में वर्णन करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने देश भारत की स्वतंत्रता के बाद जो पुरानी व्यवस्था में म्यूनिसिपैलिटीज़ थी, उस समय जो चल रही थी, उनकी व्यवस्था अपनी म्यूनिसिपैलिटी के क्षेत्र के अंदर ही निर्माण को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए गए थे, विकास के लिए नियम बनाए गए थे। लेकिन देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद से उन म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र के बाहर भी और पूरे भारत में, विशेष रूप से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में, जो लोग दिल्ली में नियमों के अंतर्गत अपने निर्माण नहीं कर पा रहे थे, वो दिल्ली से बाहर निकल के उसकी जो विकास क्षेत्र था उसके बाहरी क्षेत्रों में निर्माण को तेज़ी से, जिसमें औद्योगिक, आवासीय और अन्य प्रकार के निर्माण थे, करने लगे। जबकि म्यूनिसिपैलिटीज़ की एरिया के बाहर जो व्यवस्थाएँ थीं उनमें कोई नियमित किए जाने का या उसको नियंत्रित किए जाने का कोई प्रावधान उस समय नहीं था। इस तरह जब सरकार के ये ध्यान में आया कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के बाहर ऐसी जगहों पर तेज़ी से निर्माण और विकास कार्य हो रहे हैं जहाँ पे सरकार का विकास को नियंत्रित करने के लिए कोई बायलॉज अभी नहीं है, तो इसके ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1958 में, आज़ादी के लगभग 9 वर्षों बाद, यूपी में रेगुलेशंस ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस 1958 एक्ट लागू किया। इस एक्ट में एक रूपता थी पूरे प्रदेश में निर्माण को नियंत्रित और नियोजित करने के लिए, नक्शे पास करने के लिए एक्ट बने हुए थे। उसमें प्रोविजंस थे सेटबैक वगैरह के कि कैसे छोड़ना है। तो इसकी आरबीओ एक्ट की शुरुआत 1958 में इस तरह हुई। इस तरह पूरे प्रदेश में निर्माण और विकास के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलता रहा। ऐसे चलते चलते फिर भी कुछ विशेष नगरों में विकास की गति अलग अलग होने के कारण उस विशेष नगर का पर्यावरणीय और जो उनका अपना स्वरूप था, विकास की गति थी, कहीं औद्योगिक विकास तेज़ी से हो रहा है किसी नगर में व्यावसायिक गतिविधियां तेज़ी से बढ़ रही जो बड़े शहरों के नज़दीक नगर हैं, किसी में आवासीय गतिविधियां तेज़ी से बढ़ रही। तो ये महसूस हुआ कि अब अलग अलग नगरों के लिए भविष्य की निर्माण की योजना बना ली जाए अगले 15-20 सालों के लिए, ताकि उस योजना के अंतर्गत पहले से ये प्रबंधन हो कि उस विकास क्षेत्र के अंदर किस क्षेत्र में क्या निर्माण किया जाना है, ताकि उसके अनुरूप उसके जोनिंग की और योजनाएं बनाई जा सकें, जिससे कि सड़कों का, प्रति व्यक्ति जलापूर्ति का, बिजली का और सीवरेज आदि का प्रबंधन किया जा सके। इस दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1973 में यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट पास किया, लागू कर दिया उसको पूरे प्रदेश में, जो आज भी प्रभावी है। और इस एक्ट के अंतर्गत जो विकास क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन अधिकारियों को अपने क्षेत्र का, अपने विकास क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने के लिए एक्ट में प्रोविजन करते हुए उनको अधिकार दिया गया। तो किसी भी नगर विशेष के आगामी 20 वर्षों के लिए आने वाली भावी जनसंख्या के नियोजन के लिए उसकी भौतिक सुविधाएं, जैसे कि पानी की आपूर्ति है, सड़क है, बिजली है, और जो भौतिक सुविधाओं में यातायात और परिवहन के साधन हैं, खेल कूद के साधन हैं, खुले मैदान की आवश्यकता है, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो योजना बनाई जाती है उस क्षेत्र के लिए, वो उस नगर का
महायोजना कहलाती है, जिसको कि हम मास्टर प्लान कहते हैं। जैसे कि अभी लखनऊ में 2031 तक की महायोजना तैयार है और प्रभावी है, जबकि कुछ अन्य शहरों में अभी 2021 की महायोजना जो पहले बनी थी वही चल रही है और 2031 तक की भविष्य में प्रभावी होने वाली महायोजना के निर्माण का, उसको बनाने का कार्य चल रहा है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मास्टर प्लान है जिसकी अभी हम सूक्ष्म व्याख्या कर रहे हैं, इस मास्टर प्लान को बहुत अच्छा बनाने के लिए, अपने नगर को बहुत भविष्य में अच्छा बनाने के लिए आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में ये प्रोविज़न है कि जब भी किसी नगर की महायोजना बनाई जाएगी तो उसका पहले प्रारूप तैयार होगा, ड्राफ्ट तैयार होगा, और वो ड्राफ्ट उस नगर के निवासियों के प्रदर्शन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उनको सबके सामने प्रदर्शित किया जाएगा अपने कार्यालय में, बोर्ड पे, डिजिटल रूप से उनकी वेबसाइट्स पे, और वहाँ के नागरिक उसमें स्वयं या अपने संगठन, अपनी सोसाइटीज़ के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से या अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें अपने आपत्ति और सुझाव उस ड्राफ्ट के लिए एक निश्चित समय में, जो कि उस योजना को प्रदर्शित करते समय सबको पब्लिक के संज्ञान में लाया जाता है, उसका नोटिफिकेशन होता है, उस पीरियड में अपने आपत्ति और सुझाव प्राधिकरण के समक्ष रख सकते हैं और उन सुझावों के आधार पर जो ड्राफ्ट महायोजना का बनाया गया है उसमें आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। और ये वही सुधार होते हैं जो वास्तव में लोगों की आवश्यकता होती है। वो अपनी बात जब कहते हैं तो उस महायोजना में जो ड्राफ्ट में परिवर्तन करके फाइनल महायोजना बनती है वो उस शहर के लिए वास्तव में उपयोगी होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे इस समय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में, बरेली विकास प्राधिकरण में और कुछ और नगरों में अयोध्या विकास प्राधिकरण, जो कि विश्व स्तरीय इसका विकास होने की संभावना है अगले 10 से 20 सालों में, और इसकी महायोजना एक बृहद रूप में काफ़ी बड़े क्षेत्र को शामिल करते हुए बनाई जा रही है, जो चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस में इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो इसी तरह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है, बरेली विकास प्राधिकरण का ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है और अन्य महानगरों के ड्राफ्ट भी तैयार हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन नगरों के निवासियों से ये एक तरह से अपेक्षा रखता हूँ या निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आपके नगर की महायोजना प्रदर्शन के लिए आपके समक्ष रखी जाए, जो कि प्राधिकरण करता है, ये एक्ट में प्रोविज़न है कि इसमें आपत्ति सुझाव मांगे जाएंगे, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो, चाहे फिजिकल वहाँ बोर्ड लगा के हो या किसी और माध्यम से वो प्राधिकरण करता हो, आपको उसमें अपनी पूरी भागीदारी करनी है। उस महायोजना को आप अपने शहर का विकास का एक रोड मैप समझिए। जब आप उसमें पूरी भागीदारी करके अपने सुझाव, आपत्तियां उसमें बताएंगे और महायोजना में संशोधन करा लेंगे, फिर जो फाइनल महायोजना तैयार होगी तो वो आपके नगर को भविष्य में आने वाले नगर की सुंदरता और बढ़ा देगी और उपयोगिता भी बढ़ा देगी। अभी तो जिन नगरों की महायोजनाएं बन चुकी हैं 2031 तक की, उनमें तो ऐसा कोई अब समय बचा नहीं है कि आप उसमें कोई संशोधन करवा सकें। फिर भी समय समय पर आवश्यकता के अनुसार आवेदक के प्रार्थना पत्र पर पूर्व में निश्चित भूपयोगों में कुछ भूपयोग परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। ये भी नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 के अंतर्गत प्रोविज़न है। तो अगर कहीं ऐसी आवश्यकता होती है किसी आवेदक को, किसी जन समुदाय को, कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो पहले से घोषित महायोजना हो गई है, लागू है, वहाँ भूपयोग परिवर्तन कराया जाना आवश्यक है, तो आवेदन करके सरकार के समक्ष रखा जा सकता है। सरकार उस पर विचार करके कर सकती है भूपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव। लेकिन ये एक आंशिक भाग है पर्टिकुलर व्यक्ति का, पर्टिकुलर संगठन का। नए महायोजना बनते समय जो आपत्ति सुझाव के समय आप अपने सुझाव देते हैं, वो महायोजना को उसी समय उसमें परिवर्तन करने के लिए बाध्य करते हैं और आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो रहा इसका थ्योरेटिकल एक तरह से विवरण जो हमने आपके सामने रखा। अब मैं कुछ उन पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो कि जिन शहरों में अब भविष्य में महायोजना
का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, जैसे कि गाजियाबाद है, बरेली है और विशेष रूप से अयोध्या है, उनमें जब आपके समक्ष प्रदर्शन के लिए ड्राफ्ट वहाँ का रखा जाए तो अभी से उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि प्रदर्शन का समय कभी 30 दिन कभी 60 दिन होता है। इतने समय में आपकी व्यस्तता की वजह से या विभिन्न कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की इस मास्टर प्लान के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान कम होने की वजह से उत अल्प समय में उस पर अपने आपत्ति सुझाव प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते हैं। इसलिए अभी से उसकी तैयारी कर दीजिए। जैसे अयोध्या है, गाजियाबाद है, इनके निकट भविष्य में 2-4 महीने में ही ड्राफ्ट आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं कुछ बिंदु अभी से बता देता हूँ, हो सकता है ये आपको सूट करें उस नगर के लिए। आप उनको उस महायोजना में अगर लगता है कि रखने चाहिए तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अभी जो पैटर्न जिस पैटर्न पे महायोजनाओं के ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उसमें इन बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया है, मेरी जानकारी में है। मैं आपको वो बिंदु बता देता हूँ ताकि आपके नगर की महायोजना का जब ड्राफ्ट आपके सामने आए तो ये उसमें बिंदु शामिल कर लिए जाएं। पहला बिंदु, महायोजना में पूरे नगर क्षेत्र के जो बरसात का पानी है उसके बाहर निकलने के लिए कोई भी मास्टर प्लान इस बात का नहीं बनाया जाता कि बरसात का पानी कैसे बाहर निकलेगा या बरसात का पानी कैसे ग्राउंड के नीचे चला जाएगा, वाटर रिचार्ज में कैसे जाएगा, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो रिचार्ज होती है, इसके लिए कोई मास्टर प्लान में प्रोविज़न नहीं किए जाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय पूरे विश्व में, विशेष रूप से भारत में और दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ ऐसे शहरों में ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। तो जब आपके शहर की महायोजना प्रदर्शन के लिए आए तो उसमें पूरे शहर का जो बरसात का पानी है उसको विकास क्षेत्र के अंदर अलग अलग जोन बना के रीजनल लेवल पे उनका कैचमेंट एरिया तय करके और वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से रेन वाटर का हार्वेस्ट करने के लिए एक मास्टर प्लान उस शहर का ज़रूर बनना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है पानी के बचाव के लिए, क्योंकि अभी जो व्यवस्था है सरकार में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए वो एक जियो है जिसके अंतर्गत 300 वर्ग मीटर या उससे बड़े जो प्लॉट्स हैं उन पर नक्शा पास करते समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न करना आवश्यक होता है। लेकिन एक बार नक्शे में प्रोविज़न हो गया, मौके पे उसने बनाया नहीं बनाया इसकी कोई बहुत सघन जांच नहीं होती है, या बना भी लिया तो फिर वो प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पेट या नहीं कर रहा है, इसकी भी कोई जांच नहीं होती है। तो जब गवर्नमेंट उसमें एक कैचमेंट एरिया के हिसाब से उसको रिचार्ज करने के लिए खुद प्लान बनाएगी, उसके लिए अपने मास्टर प्लान में पॉइंट्स तय करेगी, कहीं पार्कों में, खुले स्थानों में, सड़क के किनारे, तो फिर हमारा पूरा बरसात का पानी उस विकास क्षेत्र का रिचार्ज हो पाएगा सही से, और जो पहले से जियो हैं उनके अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं वो भी प्रभावी रहेंगे। एक बिंदु तो ये है। दूसरा बिंदु ये है कि किसी भी नगर में आप देख रहे होंगे कि अवैध निर्माण रोकने की गति सरकार के चाहने के बाद भी उतनी प्रभावी नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि जब भी महायोजना आपके लिए आए तो दूसरे बिंदु के रूप में आप ये जरूर रखें कि सरकार मास्टर प्लान बनाते समय ही ऐसा भी एक प्लान बनाए पूरे विकास क्षेत्र का जिसमें अभी तक जो अवैध निर्माण पहले से हो गए उनको रेगुलाइज करने की एक चरणबद्ध तरीके की योजना हो, और भविष्य में जो विकासशील या आगे आने वाला क्षेत्र इसमें शामिल किया जा रहा है उसमें अवैध निर्माण और ना होने पाए, इस पे प्रभावी नियंत्रण हो और उसके लिए अभी से मास्टर प्लान में उसका एक्शन प्लान तय हो जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आपका शहर भविष्य में बहुत अच्छा, सुंदर और जैसा आप चाह रहे वैसा हो जाए। तीसरा बिंदु है कि शहर में आप देख रहे हैं कि जाम लग रहा है हर समय, और जाम क्योंकि जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है, जाम लगने की प्रवृत्ति अपने आप बढ़ रही है। इसी वजह से तो आने वाले जो विकास क्षेत्र में क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है उस क्षेत्र में ट्रैफिक और परिवहन का ऐसा सुनिश्चित और आनुपातिक घनत्व के हिसाब से मास्टर प्लान बनना चाहिए कि जाम की स्थिति शहरों में ना रहे। ये बिंदु भी आपको अपने मास्टर प्लान में शामिल करवा लेना चाहिए आपत्ति सुझाव देते समय। और अगला बिंदु है कि अब पूरे
भारत में, पूरे विश्व में एयर पॉल्यूशन और बड़े शहरों में नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो मास्टर प्लान बनाते समय ही एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार एक नीति बनाए और इस नीति को उस मास्टर प्लान में लागू कर दिया जाए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर का आगामी 2041 वर्ष तक के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन उस मास्टर प्लान में वहाँ के सजग निवासियों ने अपने आपत्ति सुझाव रखे हैं। कुछ व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल, कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत संघर्षपूर्ण रूप से वहाँ के अवैध कॉलोनियों के नियमित करने के लिए कुछ और बिंदुओं पे, वो दिल्ली का पॉइंट है, उस पर ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ के निवासियों ने रखे हैं और एक स्टेज ये भी आ गई कि सरकार को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उस पर अपना बयान दिया है और शायद उस पर ऐसा सुना है कि स्टे भी आ गया है। तो ये दर्शाता है कि वहाँ के निवासी सजग हैं और अपनी दिल्ली को भविष्य में बहुत अच्छा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने बिंदु सुझाव रखे हैं। तो मैं जहाँ जहाँ जिन शहरों के महायोजना 2031-2041 बनने वाली है, अभी हमने डिस्कस किया है, गाजियाबाद है, बरेली है, अयोध्या है और कुछ और नगर के निवासी जानते होंगे जिस शहर की महायोजना बननी है। तो आने वाली महायोजना में अपने आपत्ति सुझाव जरूर रखिएगा। कुछ बिंदु मेरे जो संज्ञान में थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए, बाकी स्थानीय स्तर पर आप और जनप्रतिनिधि वहाँ के, आपका संगठन और बिंदु तय कर सकता है जो आपकी महायोजना को बहुत अच्छा बना सकता है। महायोजना भविष्य का वो रोड मैप है जो आपके शहर को अच्छा बनाने वाला है। आगामी 20 सालों में प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति कितनी चाहिए, सीवरेज के लिए कितनी, ड्रेनेज के लिए कितना व्यवस्था चाहिए, उसका आकलन करने का एक दस्तावेज है। तो जब इस दस्तावेज में प्रोविजन होगा तभी भविष्य में उसका क्रियान्वयन हो सकेगा। एक अंतिम बिंदु के रूप में ये और मैं ऐड करना चाहूँगा कि महायोजना बनाने के बाद ही, इसके स्वीकृत और लागू हो जाने के साथ ही उस नगर की महायोजना को विभिन्न जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 4, 5, 6 जोन में, जैसा जो नगर है उसके हिसाब से, और फिर उस जोन के डिटेल्ड जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रणाली की गति धीमी है, कुछ और कारणों से ये जोनल प्लान भी महायोजना बनने के और उसकी स्वीकृत और लागू होने के साथ ही बन जाने चाहिए, ताकि उनका क्रियान्वयन भी साथ साथ हो पाए। और जब क्रियान्वयन साथ होगा तो वहाँ पे अवैध निर्माण होने की संभावना कम रहेगी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। इस समय वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, कार्यप्रणाली है, उसमें पता लगा कि महायोजना बने हुए 15 से 20 साल भी हो गए, नई और अगली महायोजना बनने का समय आ गया, लेकिन पुरानी महायोजना के जोनल प्लान भी अभी नहीं बन पाए। ये भी एक प्रमुख कारण है उस क्षेत्र में अवैध निर्माण के बढ़ावा देने का। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अगला बिंदु ये भी रखें कि महायोजना जब तैयार हो रही है आपके शहर की, तो महायोजना का जोनल प्लान भी साथ साथ तैयार हो जाए। जैसे महायोजना लागू हो उसी के साथ ही उसके जोनल डेवलपमेंट प्लान अगर पहले से बने और स्वीकृत रहे होंगे तो वो भी लागू और प्रभावी हो जाएंगे, जिससे कि उनका क्रियान्वयन साथ साथ होगा और एक आप सुंदर और नियंत्रित शहर का विकास कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपके सामने चित्र के माध्यम से उदाहरण के लिए लखनऊ की जो महायोजना 2031 तक की तैयार है उसका चित्र रखता हूँ। आप देख लीजिए, इस महायोजना में विभिन्न भूपयोग एक लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर दर्शाए गए हैं कि आवासीय भूपयोग किस क्षेत्र का में पड़ेगा, कॉमर्शियल कहाँ पड़ेगा, सुविधाएं एवं सार्वजनिक सुविधाएं कहाँ पड़ेंगी, इंडस्ट्रियल कहाँ पड़ेगा। ये एक स्वरूप है आपको दिखाने के लिए। इसी तरह की महायोजना का चित्र बनता है, विभिन्न नगरों में वैसे ही बनेगा, आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, ये हमारा जैसे कि महायोजना का जो इस तरह का चित्र बनता है, उसके साथ इसकी बुकलेट भी होती है। जैसे कि ये बरेली महायोजना की बुकलेट है आपके सामने, इसी तरह ये सिर्फ दिखाने के लिए है और इसका कोई विशेष उपयोग अभी आपके लिए नहीं है। ये गाजियाबाद की 2021 तक की महायोजना है, जैसे कि बरेली की भी 2021 तक की थी। इनकी आगामी 2031 तक की महायोजनाओं का ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। और ये लखनऊ की महायोजना है, 2031 तक की महायोजना इस समय लखनऊ में प्रभावी है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं जोनिंग रेगुलेशंस के बारे में बात करूंगा कि जोनिंग रेगुलेशंस क्या होते हैं,
महायोजना स्वीकृत होने के बाद जो मूल भूउपयोग है, उस भूउपयोग में जो कुछ आनुषांगिक क्रियाएं हैं, इंसिलरी और इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी स्वीकृति जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंदर की जाती है। ये कैसे लागू होता है, क्या होता है और किस तरह से अनुमतियाँ इसमें दी जाती हैं, अगले वीडियो में मैं इस पर बात करूँगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।